हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। हम लोग यहाँ पे एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे और ये एसएससी सीजीएल का प्रीवियस ईयर है, लेकिन आपके एमटीएस 10+2 है ना और एसएससी जीडी इन सबके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रिपीट करेंगे। आप जब भी एग्जाम देंगे तो ये क्वेश्चन वापस से रिपीट करेंगे, ठीक है। तो चलो पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहले क्वेश्चन में लिखा है चूज द करेक्ट एंटोनिम। हमें इस वर्ड का करेक्ट एंटोनिम बताना है। वर्ड लिखा है ग्रेसफुल, ठीक है। तो ग्रेसफुल का मतलब क्या होता है? ग्रेसफुल मतलब होता है एक तरह से कह लो अट्रैक्टिव या आकर्षक, जिसको हिंदी में कहते हो आकर्षक, ठीक है। तो इसका एंटोनिम बताना है अपोजिट। तो पहला है ऑकवर्ड, अगला है एलिगेंट, एक है ग्रेसियस, एक है अगली, ठीक है। तो एक एक का मतलब हम पहले समझेंगे, फिर देखेंगे कि सही क्या है। तो ऑकवर्ड आपको पता ही है। ऑकवर्ड का मतलब क्या होता है? एक तरह से जिसको कहते हो बेढंगा, है ना। ऑकवर्ड क्या होता है? बेढंगा। देखो सबके एक एक के मतलब समझेंगे, फिर देखेंगे कौन सा सही है। अगला है एलिगेंट। एलिगेंट मतलब क्या होता है? ये भी एक तरह से कह लो आकर्षक होता है, आकर्षक। अगला है ग्रेसियस। ग्रेसियस होता है दयालु, दयालु टाइप का, दयालु। अगला है अगली। अगली तो आप सबको पता है ना, जो ब्यूटीफुल ना हो, नॉट ब्यूटीफुल, कुरूप हिंदी में कह सकते हो। तो देखो आकर्षक का एंटोनिम यहाँ पे क्या सही है? ऑकवर्ड। ऑकवर्ड सही है, बाकी तो सारे गलत है। ये तो सिनोनिम हो गया, इसका तो कोई मतलब भी नहीं बन रहा है ना। और ये भी सही नहीं है, ऑकवर्ड सही हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सेकंड नंबर का। इसमें करेक्ट वर्ड बताना है, कौन सा करेक्ट है। तो इसमें तो सारे गलत दिखा रहे हैं, लेकिन सारे गलत नहीं है, एक सही है, अभी बताएंगे। ये लिखा है मैन्यूवर ना, मैन्यूवर। अब इसमें कौन सी स्पेलिंग सही होती है? ये जो पहले लिखा है MANOEUVRE, यही सही होता है। इसका मतलब होता है एक तरह से कह लो कुशलता पूर्वक या कौशल, ठीक है। और बाकी जो लिखे हुए हैं ये गलत हैं, सारी स्पेलिंग गलत है। अब देखो एक चीज और समझ लो इसी में, ये ब्रिटिश इंग्लिश का है और यूएस में इसकी स्पेलिंग होती है MANEUVER, ठीक है। MANEUVER ये होती है यूएस इंग्लिश में, ठीक है। तो इस वजह से भी हो सकता है यहाँ पे इसको गलत दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो लेकिन ये अपने यहाँ के हिसाब से सही है, ब्रिटिश इंग्लिश जो हम लोग फॉलो करते हैं उसके हिसाब से ये वाली सही है। चलो अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है करेक्ट सिनोनिम बताना है। तो वर्ड है इंसोलेंट। इंसोलेंट का मतलब क्या होता है? इंसोलेंट कह सकते हो एक तरह से एक्सट्रीमली र्यूड ना, एक्सट्रीमली र्यूड। एक्सट्रीमली र्यूड। अब एक एक वर्ड देखो। पहला है ऑफेंसिव, इंटॉलरेंट, इंडिसेंट और ऑकवर्ड। ऑकवर्ड भी फिर से आ गया। ऑफेंसिव, ऑफेंसिव आपको पता है आपत्तिजनक जिसको कहते हो, आपत्तिजनक। इंटॉलरेंट, इंटॉलरेंट असहिष्णु, जिसको टॉलरेंट होता है सहिष्णु मतलब सहनशील, इंटॉलरेंट असहनशील, असहनशील। फिर है इंडिसेंट। इंडिसेंट का मतलब क्या होता है? एक तरह से कह सकते हो कि इम्पोलाइट या अभद्र जिसको कहते हो ना, इम्पोलाइट, इम्पोलाइट या अभद्र।
ठीक है। ऑकवर्ड तो ये पीछे हो चुका है, बेढंगा जिसको कहा था। तो यहाँ पे इसका सिनोनिम ऑफेंसिव सबसे सही है ना। इंटॉलरेंट का कोई मतलब नहीं बन रहा है और इंडिसेंट भी नहीं सही होगा, ऑकवर्ड भी गलत होगा। तो यहाँ पे इंसॉलेंट का जो सिनोनिम है वो क्या हो जाएगा, ऑफेंसिव। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें क्या करना है, चूज द करेक्ट वन वर्ड्स, है ना। तो क्वेश्चन लिखा है समवन हु इज इनकेपेबल ऑफ बीइंग क्वाइटेंट और पैसिफाइड। समवन हु इज इनकेपेबल ऑफ बीइंग क्वाइटेंट एंड पैसिफाइड, मतलब कोई ऐसा जो अक्षम हो, है ना, सक्षम ना हो, कोई ऐसा जो अक्षम हो शांत होने में, है ना। तो पहला है इनप्लेसेबल, अनफ्लैपेबल, इनसेसिएबल, इनएक्सप्लिकेबल। ठीक है, तो एक एक का मतलब समझो। ये जो लिखा है इम्प्लेसेबल, ठीक है, यही इसी का मतलब होता है, इस तरह से कह लो समवन हु इज इनकेपेबल ऑफ बीइंग क्वाइटेंट और पैसिफाइड, या फिर इसी को हिंदी में कठोर भी कहा जाता है। ठीक है, और अनफ्लैपेबल का मतलब होता है जो आसानी से विचलित ना हो, जो आसानी से विचलित ना हो। अगला है इनसेसिएबल। ठीक है, इनसेसिएबल होता है एक तरह से कह लो जिसको सेटिस्फाई ना किया जा सके, है ना, जिसको सेटिस्फाई ना किया जा सके, या फिर इसी को एक वर्ड में कह सकते हो नॉट एबल टू बी सेटिस्फाइड। नॉट एबल टू बी सेटिस्फाइड, जिसको संतुष्ट न किया जा सके, जो संतुष्ट ना हो सके। इनएक्सप्लिकेबल ये होता है जिसको एक्सप्लेन ना किया जा सके। ठीक है, दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड। दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड, तो यहाँ पे सही हमारा कौन सा होगा, ये वाला। देखो बाकी के भी मतलब समझ लिया करो, क्योंकि आपके एग्जाम में आएगा तो हो सकता है कि चेंज करके आए तो फिर प्रॉब्लम होगी, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है गवर्नमेंट बाय डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, मतलब स्टेट की जो गवर्नमेंट होगी उससे हम क्या कहेंगे, उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे। पहला है ब्यूरोक्रेसी, ऑटोक्रेसी, ओलिगार्की, हायरार्की। तो एक एक का मतलब समझेंगे। ब्यूरोक्रेसी क्या होता है, राजतंत्र कह सकते हो या प्रजातंत्र, ब्यूरोक्रेसी, है ना, प्रजातंत्र। ठीक है, या फिर इसी को कह दिया जाता है एक तरह से नौकरशाह भी कहा जाता है। ठीक है, अगला है ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी क्या होता है, ये होता है एक तरह से कह लो तानाशाही, मतलब एक ही व्यक्ति का जो शासन होता है उसको हम ऑटोक्रेसी कहते हैं, तानाशाही। ठीक है, अगला है ओलिगार्की। ओलिगार्की होता है जो कुछ लोगों के द्वारा शासन किया जाता है, कुछ पावरफुल लोग होते हैं उनके द्वारा जो शासन किया जाता है उसको हम ओलिगार्की कहते हैं। तो ओलिगार्की को हम हिंदी में कह सकते हैं कुलीन तंत्र, कुलीन तंत्र। ठीक है, ऐसे कह सकते हो अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच सम पावरफुल जो लोग होते हैं वो थोड़ा सा इसको शासित करते हैं ओलिगार्की में, तो वही है। हायरार्की, हायरार्की क्या होता है, हायरार्की पदानुक्रम या वंशानुक्रम कह सकते हो हायरार्की को, ना, पदानुक्रम
पदानुक्रम, वंशानुक्रम, है ना। तो यहाँ पे सही कौन सा हो जाएगा? गवर्नमेंट बाय डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ब्यूरोक्रेसी। चलो अगला देखते हैं। अगला है द किलिंग ऑफ अ रेस। द किलिंग ऑफ अ रेस मतलब एक पूरे समाज की हत्या करना, उसको क्या कहते हैं? पहला है होमिसाइड, फिर है जेनोसाइड, सुसाइड और मर्डर। अब एक एक को देखेंगे। होमिसाइड, होमिसाइड क्या होता है कि किसी को भी मारना, एक तरह से कह लो कि नर हत्या कह सकते हो, होमिसाइड, नर हत्या। जेनोसाइड, जेनोसाइड ही होता है द किलिंग ऑफ अ रेस, तो यही सही हो जाएगा। सुसाइड, सुसाइड तो होता है जानबूझकर खुद की हत्या करना, सुसाइड आपको पता है, आत्महत्या जिसको कहते हो। मर्डर किसी दूसरे की जानबूझ के हत्या करना, मर्डर होता है। द किलिंग ऑफ अ रेस, जेनोसाइड। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है करेक्ट इडियम या फ्रेज बताना है, क्या है? फॉर ऑल इंटेंट्स एंड पर्पजेज। तो इसका मतलब क्या होता है? तो ऑप्शन है फॉर ऑल बिजनेसेस, सारे बिजनेसेस के लिए, ऑब्लिक्यूली, प्रैक्टिकली, ऑलमोस्ट परफेक्ट। तो देखो इसमें इसका जो मतलब होता है वही होता है ना, दूसरे से कोई मतलब है नहीं। फॉर ऑल बिजनेसेस इसका मतलब नहीं होता है, गलत है। ऑब्लिक्यूली, ऑब्लिक्यूली का मतलब क्या होता है? एक तरह से कह लो टेढ़ा, लेकिन यहाँ पे ये भी गलत है। फॉर ऑल इंटेंट्स एंड पर्पजेस का मतलब होता है प्रैक्टिकली, व्यवहारिक रूप से, व्यवहारिक रूप से। अगला ऑलमोस्ट परफेक्ट। ऑलमोस्ट परफेक्ट मतलब कह सकते हो कि पूरी तरह से परफेक्ट, है ना, लेकिन ये भी यहाँ पे गलत है, यही सही है, प्रैक्टिकली। अगला क्वेश्चन देख। अगला क्वेश्चन है गो आउट ऑफ वंस वे। पहला डिड नॉट वांट टू, नहीं चाहता था ऐसा कुछ। रन अवे, भाग जाना। डिड एवरीथिंग पॉसिबल, सब कुछ किया जो पॉसिबल था। ट्राइड टू अवॉइड अस, हमें अवॉइड करने का ट्राई किया था, ऐसा कुछ। तो गो आउट ऑफ वंस वे इसका मतलब होता है डिड एवरीथिंग पॉसिबल, ठीक है। बाकी ये सारे गलत हैं, का कोई मतलब नहीं है, ये गलत है, ठीक है। चलो देखो इसमें कुछ बहुत समझने वाला नहीं होता है, इसका जो मतलब होता है वही होता है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है इन द रनिंग। इन द रनिंग पहला है लिव्स टू लर्न, सॉरी लिव्स टू रन, रनिंग फ्रॉम द लॉ, फिजिकली फिट, हैज गुड प्रोस्पेक्ट्स इन द कंपटीशन। इन द रनिंग इसका मतलब क्या होता है? देखो एक चीज और यहाँ पे ज्ञान की बात समझ लो कि जब भी इडियम या फ्रेज कोई आए, ठीक है, और उसमें जैसे लिखा हुआ है इन द रनिंग, ध्यान से समझना क्योंकि ये थोड़ा सा हेल्प करेगा। अगर आपको चीजें थोड़ी सी क्लियर नहीं है तब भी ये हेल्प करेगा, समझो कैसे। जैसे यहाँ पे देखो रनिंग वर्ड लिखा हुआ है अलग से, ठीक है। अब रनिंग लिखा हुआ है तो रन से इसका कुछ मतलब नहीं होगा आसपास। जैसे पहला है देखो रन वर्ड आ गया है, तो ये देखो ये ऐसे समझने के लिए बता रहे हैं अभी, ठीक है। अब कहीं कोई अपवाद ऐसा आ जाए, एक्सेप्शन ऐसा आ जाए तो बात अलग है, नहीं तो जो वर्ड इसमें अलग से लिखा आएगा उससे रिलेटेड अगर कुछ सेंटेंस में इनमें लिखा हुआ है, उनका कोई मतलब लिखा हुआ है तो वो गलत होता है। जैसे रनिंग फ्रॉम द लॉ, ये भी गलत मान लो। यहाँ पे सही तो हैज गुड प्रोस्पेक्ट इन द कंपटीशन, ये वाला सही है, मतलब कंपटीशन में जो अच्छी जो संभावनाएं हैं वो हैं, ठीक है, तो यही सही है, बाकी गलत है। तो फिजिकली फिट भी गलत है। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो वर्ड मिले अगर वैसा ही कुछ आपको ऑप्शंस में दिया हुआ है, इडियम फ्रेज की बात कर रहे हैं, तो वो जनरली गलत होते हैं, ठीक है। तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान देना है। अगर आपको सीधे सीधे पता ही है कि इसका ये होता है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूज हो रहे हो कि कौन सा वाला करें तो इस तरह से आप कर सकते हो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला ब्लैंक को फिल करना है। पहला है हाउ डिड यू ब्लैंक दिस रेयर बुक। अब देखो यहाँ पे ये अलग से 4 दिए हैं,
एक एक को समझो। लिखा है कम विद, कम टू, कम बाय, कम एट। ठीक है, तो कम विद मतलब क्या होता है? कम विद कह सकते हो साथ आना, साथ आना, ये भी फ्रेज फॉर्म में है, साथ आना। कम टू का मतलब क्या होता है? एक तरह से कह सकते हो कि एक विशेष स्थिति तक पहुंचना, कहीं पे भी एक विशेष स्थिति तक पहुंचना, ऐसा कुछ। तो कम टू का मतलब कह सकते हो कि विशेष स्थिति तक पहुंचना, विशेष स्थिति तक पहुंचना। अगला है कम बाय। कम बाय का मतलब होता है प्राप्त करना, कुछ भी प्राप्त करना। ठीक है, अगला है कम एट। कम एट का मतलब होता है किसी प्रॉब्लम का सलूशन निकालना, या फिर कह सकते हो पता करना, पता करना। ठीक है, कह सकते हो टू थिंक अबाउट अ प्रॉब्लम, किसी प्रॉब्लम के बारे में सोचना। तो देखो यहाँ पे कह रहा है हाउ डिड यू ब्लैंक दिस रेयर बुक, तुमने ये जो रेयर बुक है वो कैसे पाई। यहाँ पे ये फिट बैठ रहा है, तो कम बाई सबसे सही ऑप्शन है यहाँ पे, बाकी गलत है ना। हाउ डिड यू, कम विद का तो कोई मतलब नहीं बन रहा है, कम टू भी बेकार है, कम बाई सही है, और कम एट भी गलत है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है ब्लैंक, पहले से ब्लैंक है, पीपुल एज दे आर एंड हैव टॉलरेंस विद देयर वीकनेस। पीपुल एज दे आर, यहां से अगर इसका हिंदी मतलब निकालें तो बन रहा है दे आर एज दे आर, जैसे वे हैं, एंड हैव टॉलरेंस विद देयर वीकनेसेस, वीकनेस, और उनकी जो वीकनेस है उसके साथ सहनशीलता रखो, ऐसा कुछ है। तो एक है एक्सेप्ट, एक्सेस, एक्सपेक्ट, एक्सेप्ट। देखो ये तो तीन सिमिलर से वर्ड होते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा जान लो। ठीक है, एक्सेप्ट होता है एक तरह से कह लो सिवाय, है ना, अलावा वाले सेंस में, सिवाय। ठीक, एक्सपेक्ट मतलब आशा करना, इसी से बना एक्सपेक्टेशन, वर्ब है। एक्सेप्ट स्वीकार करना, स्वीकार करना। एक्सेस, एक्सेस पहुंच। ठीक है, एक्सेस इसका मतलब है पहुंच। ये एक तरह से कह लो, ये जो ए सी डी ये वाले हैं, ये एक तरह से कह लो होमोफोन्स का काम करते हैं कई बार, है ना। तो यहाँ पे हमें देखना है कि कौन सा वाला सबसे सही है। ये शिवाय वाला, शिवाय ऐसे लिख लो, ये ओम नमः शिवाय वाला शिवाय लग रहा है। चलो तो यहाँ पे देखो कौन सा वाला हम सही करेंगे। देखो एक्सेप्ट पीपुल मतलब लोगों को स्वीकार करो, एज दे आर, जैसे वे हैं, ना। देखो ये कई बार ज्ञान की बातें जब बताई जाती हैं आध्यात्मिक, तो बताया जाता है कि लोग जैसे हैं उनको वैसे स्वीकार करो, अगर लड़ाई झगड़े कम चाहते हो तो, है ना। अगर आप अपने को सही साबित करोगे तो वो भी अपने आप को सही साबित करेंगे, फिर दूरियां बढ़ती हैं। जो जैसा है उससे वैसा स्वीकार करो, है ना। आप अच्छे हो जाओ, बाकी सब ठीक है दुनिया। तो उसमें इसीलिए कहा गया एक्सेप्ट पीपुल, लोगों को स्वीकार करो, एज दे आर, जैसे वे हैं, एंड हैव टॉलरेंस विद देयर वीकनेस, और उनकी जो वीकनेस है उसके साथ सहनशीलता रखो। ठीक है, तो यहाँ पे हम डी ऑप्शन करेक्ट करेंगे, बाकी सारे गलत हैं। अगला क्वेश्चन देखो सर, अगला है द टू बॉयज ब्लैंक ईच अदर फॉर द फर्स्ट प्लेस। पहला है कंटेंट फॉर, फॉट विद, वाइड विद, स्ट्रगल टू। देखो क्या है यहाँ पे, कैसे करेंगे। द टू बॉयज, जो दो लड़के हैं, वो ईच अदर फॉर द फर्स्ट प्लेस, वो पहले स्थान के लिए एक दूसरे से क्या किए, लड़े झगड़े, कंपटीशन किए, क्या किए।
पहला ऑप्शन देखो तो कंटेंट के साथ फॉर तो होता ही नहीं है, पहले ये समझ लो। कंटेंट विद होता है। प्रतिस्पर्धा करना, इसका मतलब होता है प्रतिस्पर्धा करना, प्रतिस्पर्धा करना। फॉट विद, फॉट तो लड़ाई झगड़ा वाला है। वाइड विद, एक वर्ड होता है वाई मतलब होता है होड़ लगाना, तो ये उसी का सेकंड फॉर्म लिख दिया है वाइड विद मतलब होड़ लगाना कह सकते हो, तो यही सही है। स्ट्रगल टू मतलब स्ट्रगल किया, ऐसा कुछ नहीं है। जो दो लड़के थे उन्होंने पहले स्थान के लिए एक दूसरे से होड़ लगाई, तो ये वाइड विद सही हो जाएगा। देखो अगर यहाँ पे कंटेंट विद लिख के आता तो हो सकता है हम एक बार इसके बारे में सोचते, लेकिन यहाँ तो फॉर लिखा था, तो वैसे ही ग्रामर के हिसाब से ये गलत था पहली बात तो, ठीक है, तो इसको सही नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है फाइंड आउट द एरर बतानी है, तो लिखा है द टूर ऑफ द कैंपस वाज सो गुड। जो कैंपस का टूर था वो क्या था, बहुत ही अच्छा था, ऐसा कुछ कहना है। द टूर ऑफ द कैंपस वाज सो गुड। एक चीज समझो, सो जो यहाँ पे लिखा है ये गलत है, इसको हम वेरी से रिप्लेस करेंगे। क्यों करेंगे, थोड़ा सा समझो। देखो नॉर्मल बोलचाल में और कॉमन यूज में हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली सो और वेरी को एक जैसा मान के कुछ भी, कभी सो गुड कहते हैं, कभी वेरी गुड कहते हैं। तो होता क्या है कि ऐसा लगने लगता है कि सो और वेरी एक ही काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हमें जनरल डिग्री दिखानी है तो हम वेरी यूज करेंगे, ठीक है। और सो जो होता है वो बहुत ज्यादा दिखाता है, एक्सट्रीमली को शो करता है। सो जो है, सो का जो वेरी वाला सेंस है उसको समझो थोड़ा सा। एक तो वो रीजन वाला होता है सो दैट, वो वाला सो नहीं। ये जो सो का यूज हम वेरी वाले सेंस में करते हैं तो वो एक्सट्रीमली के सेंस में होता है और वेरी से ज्यादा पावरफुल है, ऐसा समझ लो। सीधे सीधे इतना समझ लो कि वेरी से ज्यादा पावरफुल है सो। तो हमें यहाँ पे सो नहीं चाहिए, वेरी चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे वेरी करेंगे और सेंटेंस सही हो जाएगा, इसी वाले पार्ट में एरर हो जाएगी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला लिखा है ही इज अ सेंट एंड एज सच मस्ट बी रिस्पेक्टेड। ही इज अ सेंट, वह एक संत है, एंड एज सच और इसी रूप में, एज सच मतलब इसी रूप में, एज सच मतलब इसी रूप में। ही इज अ सेंट, वह एक संत है, एंड एज सच और इसी रूप में उसकी रिस्पेक्ट की जानी चाहिए, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो क्या एरर है इसमें, he is a saint and as such must be respected। he is a saint, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, and as such इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, must be respected इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कोई एरर नहीं है इस क्वेश्चन में, नो एरर हम करेंगे, डी वाला नो एरर सही है, ठीक है। चलो इस वाले क्वेश्चन में, अच्छा इस वाले क्वेश्चन में ऑप्शन ही नहीं थे, चलो कोई बात नहीं। अगर यहाँ पे ABCD होते तो आप डी को, सॉरी सी को करेक्ट करते, ठीक है। चलो तो यहाँ पे डी करेंगे, कोई गलती नहीं है सेंटेंस में। अगला देखो लिखा है नीदर द कैप्टन नॉर हिज मैन आर अफ्रेड ऑफ फाइटिंग। नीदर द कैप्टन, ना ही कैप्टन और ना ही उसके जो आदमी थे वो फाइटिंग से डरे हुए, ना ही जो कैप्टन है वो और ना ही उसके जो आदमी है वो फाइटिंग से डरे हुए हैं, ऐसा कुछ है। तो नीदर द कैप्टन नॉर हिज मैन आर अफ्रेड ऑफ फाइटिंग। नीदर द कैप्टन, इसमें कोई गलती नहीं है, नॉर हिज मैन आर, ये भी क्योंकि मैन मतलब मैन का प्लूरल है और उसके हिसाब से फिर आर लगा हुआ है, ठीक है। अफ्रेड ऑफ फाइटिंग, इस वाले सेंटेंस में भी कोई एरर नहीं है, ये भी बिल्कुल सही सेंटेंस लिखा हुआ है, यहाँ पे भी हम नो एरर करेंगे। आ रही बात समझ में। चलो देखो ऐसा नहीं है कि नो एरर के क्वेश्चन एग्जाम में आते नहीं है, आ जाते हैं। तो इस वजह से कभी ये नहीं सोचो कि अगर आपको एरर नहीं मिल रही है तो शायद एरर ही मतलब आपको नहीं आ रहा है,
ना कई बार क्या होता है सेंटेंस में नो एरर रहती है और जब आप करते हो क्वेश्चन तो आपको मिलती नहीं एरर, ठीक है, आपको एरर मिलती नहीं तो आप सोचते हो कि हमें नहीं मिल रही होगी तो पक्का, है ना, ऐसा दिमाग में सोचने लग जाते हो तो फिर छोड़ देते हो या फिर ऐसे ही कुछ कर देते हो। ऐसा नहीं करना है, जब भी आपको एरर ना मिले तो एक बार नो एरर की तरफ जाओ, ठीक है, एक बार फिर से ठीक से पढ़ो और नो एरर लगाओ। चलो अगला क्वेश्चन। और ये हर बार ऐसा नहीं है कि ये समझ लिया तो हर बार आपको एरर नहीं मिल रही फिर नो एरर लगा दो, ऐसा भी नहीं करना है ना, दोनों चीजों को बैलेंस फॉर्म में रखो और अगर ठीक लग रहा है सेंटेंस फिर नो एरर लगाना सीखो। और दूसरी तरफ अगर एरर नहीं मिले तो हर बार नो एरर लगाना भी जरूरी नहीं है, ठीक है, हो सकता है सर आपको पता भी ना हो। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला इसमें क्या करना है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव विच विल इंप्रूव द सेंटेंस। करेक्ट अल्टरनेटिव बताना है जो आपके सेंटेंस को क्या करेगा, एक तरह से कह लो कि इंप्रूव करेगा, ठीक है। तो देखते हैं क्या है। एक है वुड यू फील सेफ इफ यू हैव टू वॉक थ्रू अ स्ट्रीट एलोन एट मिडनाइट। वुड यू फील सेफ, क्या तुम सेफ फील करते थे इफ यू हैव टू वॉक थ्रू अ स्ट्रीट एलोन एट मिडनाइट, जब आप स्ट्रीट में अकेले रात को टहलते थे, ऐसा कुछ। तो देखो वुड लिखा हुआ है, वुड पास्ट में है तो फिर यहाँ पे हैव टू ये जो है वो प्रेजेंट में कैसे आ गया, समझो इसको, ठीक है। ये जब पास्ट में है तो हमें पास्ट ही लाना है यहाँ पे। इफ यू हैड टू करेंगे, हैव टू नहीं, यहाँ पे हैव को हैड से रिप्लेस करेंगे और सेंटेंस सही हो जाएगा। बाकी इन सब का तो कोई मतलब नहीं है, वेयर यू हैड टू, व्हेन यू हैव टू, ठीक है। तो सी वाला करेक्ट करेंगे, इफ यू हैड टू। अगला क्वेश्चन देखो। अगला है ही इज नॉट श्योर वेदर शी नोज टू स्विम। ही इज नॉट श्योर, वो श्योर नहीं है कि वो तैरना जानती है या नहीं, मतलब, है ना। तो देखो वो, अब यहाँ पे एक चीज ये थोड़ी सी क्लियर कर लो, ये मत सोचना कि वो श्योर नहीं है कि वो तैरना जानता है कि नहीं, कि ये ही और यहाँ सी ये कैसे। देखो ये मेल है, कोई मेल किसी दूसरे फीमेल के बारे में श्योर नहीं है कि वो तैरना जानती है कि नहीं, ठीक है। तो ही इज नॉट श्योर वेदर शी नोज टू स्विम, यहाँ पे टू स्विम नहीं हाउ टू स्विम होता है। ये तो बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है और बहुत बार मिला होगा आपको पढ़ते टाइम। तो यहाँ पे टू स्विम नहीं हाउ टू स्विम लगाएंगे कि कैसे तैरते हैं, ऐसा कुछ। तो बाकी तो हाउ शी कैन स्विम, हाउ कैन शी नहीं, हाउ टू स्विम। ही इज नॉट श्योर वेदर शी नोज हाउ टू स्विम, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, लिखा है द वाटर फ्लोज डाउन हिल रैपिडली टेकिंग सम ऑफ द लैंड विद इट। द वाटर, जो पानी है वो नीचे ढलान की तरफ फ्लो होता है, बहता है रैपिडली, तेजी से, टेकिंग सम ऑफ द लैंड, कुछ लैंड अपने साथ लिए हुए। तो लैंड का मतलब क्या होता है, लैंड तो भूमि होता है, भूमि, ठीक है। देखते हैं क्या है। पहला सॉइल, मिट्टी, ग्राउंड, ग्राउंड एक तरह से कह लो, फ्लोर जिसको कहते हो, है ना, हिल, हिल पहाड़ी, नो इम्प्रूवमेंट। चलो देखते हैं। देखो जब पानी जो है ढलान की तरफ तेजी से बहता है तो वो क्या लेके अपने साथ चलता है, भूमि लेके चलता है या फिर ग्राउंड लेके चलता है या फिर सॉइल। देखो हिल तो बेकार है, कोई मतलब नहीं है। ग्राउंड, जमीन लेके कैसे चलेगा भाई, फ्लोर लेके थोड़ी चलता है, मिट्टी लेके चलता है, मिट्टी बहा के ले जाता है जब पानी बहुत तेजी से बहता है। तो सॉइल यहाँ पे सही करेंगे, लैंड गलत होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो फिर। अगला है करेक्ट एक्टिव या पैसिव बताना है। तो पहला सेंटेंस है मिस्टर रमेश टीचर्स अस लिटरेचर। मिस्टर रमेश टीचर्स अस लिटरेचर, तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा हुआ है, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। तो इसके लिए हम पैसिव वॉइस में क्या करते हैं, इज एम आर वर्ब लग जाएगी, ठीक है। तो पहला तो गलत हो गया, लिटरेचर इज बीइंग, इज बीइंग कब लगता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में लगता है इज बीइंग, है ना।
लेकिन यहाँ पे इज बीइंग तो गलत होगा, ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा। लिटरेचर इज टॉट बाय मिस्टर रमेश टू अस, यही सही हो जाएगा। ठीक है, इजी था। एक्टिव पैसिव नरेशन ये तो वैसे भी इजी पार्ट होता है। चलो अगला देखते हैं। अगला डायरेक्ट इनडायरेक्ट बताना है। इट हैज द होली प्रोफेट सेड गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प अदर्स। होली प्रोफेट सेड गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प अदर्स। देखो जो ये लोग होते हैं, ये जो भी बात कहते हैं वो हमेशा सही होती है। तो आपको एक बात पता होगी नरेशन के बारे में कि जब भी ये जो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर वाला भाग होता है, रिपोर्टेड स्पीच होता है, ये जो है जब भी कोई हिस्टोरिकल फैक्ट ना, कोई हैबिचुअल एक्शन, कोई इडियम, प्रोवर्ब, ये सारी चीजें अगर होती हैं तो हम उनको चेंज नहीं करते हैं, वो एज इट इज लिख दी जाती है। कुछ भी चेंज उनमें नहीं होता है, एज इट इज लिख दी जाती है। तो देखो फिर क्या है, द होली प्रोफेट सेड दैट, यहाँ पे केवल दैट कर दो, बाकी पूरा वैसे लिख दो। गॉड हेल्प्ड कोई मतलब नहीं बन रहा है, पहले ही ऑप्शन गलत लिखा हुआ है क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगेगा और पास्ट इंडेफिनिट में लोग चेंज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। द होली प्रोफेट सेड दैट गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प अदर्स, यही ठीक लग रहा है, यही सही होगा। बाकी देख लेते हैं। गॉड हेल्प पीपुल, अपने आप से पीपुल जोड़ दिए हैं, क्या मतलब है। द होली प्रोफेट सेड दैट गॉड हेल्प्स दोज पीपुल, इसमें भी अलग से पीपुल जोड़ दिए, कोई मतलब नहीं बन रहा है। जितना लिखा है बस उतना करो। ठीक है, अब देखो एक चीज और इसे मैं समझ लो कि कुछ बातें तो हैं जब इनको देखोगे तो समझ आ जाएंगी कि नहीं ये ऐसा कोई सत्य वचन है, हम इसको चेंज नहीं करेंगे। लेकिन कई बार क्या होता है कि मान लो कोई इडियम या प्रोवर्ब आ गया, प्रोवर्ब की बात करते हैं। अब वो प्रोवर्ब अगर आपने नहीं सुनी है तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। आपने मान लो प्रोवर्ब नहीं सुनी है और आ गया यहाँ पे प्रोवर्ब लिख के, तो प्रोवर्ब है तो चेंज नहीं होगा, लेकिन जब आपने सुना नहीं है तो फिर कैसे करोगे। तो देखो इसके लिए पढ़ना पड़ेगा, है ना। अगर पढ़ा होगा तो ही कर पाओगे, अगर इसके पहले वो प्रोवर्ब कहीं देखी सुनी होगी तब भी कर पाओगे। तो बहुत ज्यादा घबराना नहीं है क्योंकि वैसे भी बहुत ही अनकॉमन प्रोवर्ब वैसे भी नहीं पूछते हैं कभी। ठीक है, तो नॉर्मल ऐसा ही पूछेंगे जो सुना होगा आपने, तो बहुत घबराना भी नहीं है। तो चलो फिर इस वीडियो के लिए हम यहीं पे रखते हैं, आगे की चीजें हम आगे वाले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। कोई नया सेट और एक नए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लेके आपके साथ फिर जुड़ेंगे। तो आप लोग क्वेश्चन पढ़ते रहिए, करते रहिए। ठीक है, देखो जरूर लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, पढ़ने में मन कम लग रहा होगा, लेकिन इससे काम नहीं चलने वाला ना। अगर एक्चुअल में समझोगे तो इससे काम नहीं चलेगा। जरूर ठीक है, थोड़ा सा मन कम लग रहा होगा क्योंकि ये थोड़ा सा नेचुरल है कि जब आप एक जगह पे रहते हैं तो माइंड जो है थोड़ा सा काम करना स्लो हो जाता है, क्योंकि आप लोगों से नहीं मिलते हैं, बाहर नहीं जाते हैं, है ना। सोचने की क्षमता थोड़ी सी कम हो जाती है, लेकिन क्या करेंगे, फिर घर पे तो बैठना ही है, बाहर जा नहीं सकते। तो ठीक है, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो, लेकिन पढ़ते रहो, नहीं तो चीजें ज्यादा भूलोगे तो फिर वापस से रिकवर करने में ज्यादा प्रॉब्लम होगी। तो ठीक है, फिर इस वीडियो के लिए हम यहीं रखते हैं, आगे की चीजें हम आगे वाले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।